चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं दिल्ली सल्तनत की 320 साल लंबी कहानी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने मध्यकालीन भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी की बुनियाद ही इसी सवाल में छिपी है। देखिए, उस दौर में जो तुर्की फारसी परंपरा थी, उसमें गुलाम का मतलब सिर्फ नौकर नहीं होता था। उन्हें बाकायदा बेहतरीन सैनिक और एडमिनिस्ट्रेटर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनकी वफादारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहलू को समझते। तो इस सल्तनत की कहानी शुरू कैसे हुई? इसकी नींव किसी राजा ने नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के गौर से आए मोहम्मद गौरी नाम के एक हमलावर ने रखी। उसी ने उत्तर पश्चिम से भारत के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। गौरी ने ये साम्राज्य खुद नहीं बनाया। ये जिम्मेदारी आई उसके सबसे भरोसेमंद गुलाम के कंधों पर। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला अध्याय, गुलाम से सुल्तान तक का ये अनोखा सफर। साल था 1206। गौरी की मौत हो चुकी थी और तभी उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। तो ये जो दिल्ली सल्तनत थी, ये कोई एक डायनेस्टी नहीं थी। ये तो 5 अलग अलग राजवंशों की एक लंबी सीरीज थी, एक के बाद एक। और इन सब ने मिलकर लगभग 320 सालों तक राज किया। हर राजवंश की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान। तो देखिए, शुरुआत हुई ऐबक से, जिसने 1206 में सल्तनत की नींव रखी और कुतुब मीनार का काम भी शुरू करवाया। फिर 1211 में आए इल्तुतमिश। वो भी पहले ऐबक के ही गुलाम थे। उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सेट किया, सल्तनत को मजबूत बनाया। लेकिन 1236 में उन्होंने जो किया वो उस वक्त के लिए एकदम अनसुना था। उन्होंने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को गद्दी सौंप दी। जरा सोचिए, मर्दों के उस दौर में एक औरत दिल्ली के तख्त पर। ये थी रजिया सुल्ताना, एक ऐसा नाम जो उस जमाने की सारी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ गया। उनके पिता इल्तुतमिश जानते थे कि उनके बेटे इस बड़ी जिम्मेदारी के काबिल नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा जताया। और रजिया ने न सिर्फ एक बेहतरीन शासक बनकर दिखाया, बल्कि अपनी बहादुरी और काबिलियत से सबको हैरान भी कर दी। गुलाम वंश के बाद सत्ता की बागडोर आई खिलजी वंश के हाथों में, और इसके साथ ही सल्तनत अपने सबसे ताकतवर दौर में दाखिल हुई, जिसे कहते हैं सल्तनत का लौह युग। एक ऐसा दौर जहां सैन्य ताकत और विस्तार ही सब कुछ था। और इस लौह युग का सबसे बड़ा चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा सुल्तान जिसके नाम की ही दहशत थी। उसने एक तरफ ताकतवर राजपूत राजाओं को हराया, तो दूसरी तरफ उस जमाने के सबसे खूंखार हमलावर मंगोलों को बार बार पीछे धकेला। सिर्फ जंग ही नहीं, उसने बाजार पर सख्त कंट्रोल जैसे ऐसे आर्थिक सुधार किए कि सल्तनत की ताकत कई गुना बढ़ गई। खिलजी के बाद आए तुगलक, और इनके साथ आई बेइंतहा महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन। लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बड़े ही अजीब थे। ये एक तरह का विरोधाभास था, बड़े बड़े सपने और उतनी ही बड़ी नाकामियां। इस दौर को 2 बिल्कुल अलग सुल्तानों ने बनाया। एक तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, एक विजनरी जो शायद अपने वक्त से 100 साल आगे की सोचता था। लेकिन उसके बड़े बड़े आइडियाज जैसे राजधानी बदलना या टोकन करेंसी लाना बुरी तरह फेल हो गए। और दूसरी तरफ था फिरोज शाह तुगलक। उसने एक तरह से सल्तनत के जख्मों पर मरहम लगाया, नहरें बनवाईं, शहर बसाए, लोगों की मदद। तुगलकों के इस उथल पुथल भरे दौर के बाद अब सल्तनत का सिंहासन कमजोर पड़ने लगा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा कपड़ा अब किनारों से फटने लगा हो। साम्राज्य इतना फैल चुका था कि उसे एक साथ संभालना ही मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद 2 और राजवंश आए, सैयद और फिर लोदी। इन दोनों ने बहुत कोशिश की कि सल्तनत की वो खोई हुई शान वापस आ जाए, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। अमीर सरदारों में आपसी लड़ाइयां इतनी बढ़ गई थी और दिल्ली का कंट्रोल इतना कमजोर हो गया था कि ये कोशिशें नाकाम रहीं। और देखिए, जब घर कमजोर होता है तो बाहर वाले नजर रखते ही हैं। सल्तनत की इसी अंदरूनी कमजोरी ने मध्य एशिया से आ रही एक नई ताकत को दावत दे दी। एक नया हमलावर हिंदुस्तान की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा था।
साल 1526। ये साल दिल्ली सल्तनत के इतिहास का आखिरी पन्ना लिखने वाला था। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए तैयार था। जगह थी पानीपत। एक तरफ थी आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और दूसरी तरफ काबुल से आया बाबर अपनी छोटी लेकिन ज्यादा अनुशासित फौज और तोपों के साथ। ये वो हथियार था जिसका लोदी की सेना के पास कोई जवाब नहीं था। और नतीजा, लोदी की हार हुई। और इस एक हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 320 साल लंबा सफर खत्म हो गया। एक अध्याय बंद हुआ और हिंदुस्तान में एक नई और भी बड़ी शक्ति का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ में आता है? यही कि दिल्ली सल्तनत सिर्फ राजाओं के नाम और उनकी लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे दास्तान है जहां गुलाम सुल्तान बने, एक महिला ने तख्त संभाला, बड़े बड़े सपने देखे गए और टूटे भी, और इन सब के बीच मध्यकालीन भारत को एक नया आकार मिला। इस दौर ने हमारे कला, वास्तुकला, शासन, हर चीज पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। एक ऐसी छाप जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, इस 320 साल पुराने साम्राज्य की ऐसी कौन सी गूंज है जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है?